हेलो स्टूडेंट्स, आज हम प्लानिंग का सेकेंड पार्ट पढ़ने जा रहे हैं। होपफुली सबने फर्स्ट पार्ट देख लिया होगा। नहीं देखा है तो आप चैनल पर जाकर देख सकते हैं फर्स्ट पार्ट। चलिए स्टार्ट करते हैं। प्लानिंग के सेकेंड पार्ट का सबसे पहला टॉपिक असेंशियल पढ़ लेते हैं। प्लानिंग के प्रभावी नियोजन के कुछ आवश्यक तत्व है, एलिमेंट्स दे रखे हैं, वो देख लेते हैं। सबसे पहले प्लानिंग में क्या क्या ज़रूरी होना चाहिए वो देखना है। सबसे पहला पॉइंट है वेल डिफाइंड ऑब्जेक्टिव। वेल डिफाइंड ऑब्जेक्टिव होने चाहिए प्लानिंग के। सेकेंड है आपका सिंपल होना चाहिए। नियोजन जो है, प्लानिंग जो है वो बहुत सिंपल होना चाहिए, इतना सिंपल कि हर व्यक्ति उसको समझ सके। थर्ड वन है कंप्रहेंसिव। विस्तृत होना चाहिए ताकि समझने में किसी प्रकार की कोई भी कठिनाई, डिफिकल्टी नहीं हो। अगर शॉर्ट में दे रखा होगा तो हर पर्सन को समझने में थोड़ी सी दिक्कत आएगी। फिर दे रखा है फ्लेक्सिबल होना चाहिए ताकि हम क्या करें, अपनी कंडीशन और अपनी परिस्थितियों के अनुसार उसमें कुछ चेंजेस कर सकें। बैलेंस्ड होना चाहिए कि हमारा जो प्रभावशाली नियोजन है, जो इफ़ेक्टिव प्लानिंग है, वो बैलेंस होना चाहिए कि जिस तरह से हम अपने रिसोर्सेज का यूज़ कर रहे हैं उसी तरह से हमको रिजल्ट भी मिले। फिर इंटीग्रेटेड होना चाहिए। रियलाइबल होना चाहिए यानी विश्वसनीय होना चाहिए, और विश्वसनीय तभी होगा जब हम उसमें जो आंकड़े यूज़ कर रहे हैं वो सही हो तब। फिर दे रखा है आगे आपका टाइम बाउंड होना चाहिए, रीजनल टाइम पीरियड होना चाहिए यानी उचित समय अवधि होनी चाहिए। फिर आपका दे रखा है इकोनॉमिकल यानी मितव्ययी होना चाहिए, ज़्यादा खर्चीला नहीं होना चाहिए। फिर दे रखा है स्पष्ट होना चाहिए यानी फ्री फ्रॉम एम्बिग्यूटी होना चाहिए, यानी उसमें किसी प्रकार का कुछ भी अनक्लियर नहीं होना चाहिए, सारा सब कुछ उसमें क्लियर होना चाहिए, स्पष्ट होना चाहिए ताकि कर्मचारियों को समझ आ सके। फिर दे रखा है फ्यूचरिटी यानी भविष्य को ध्यान में रखकर बनाया जाना चाहिए। फिर दे रखा है पार्टिसिपेशन यानी कि एक नियोजन के समय जो अधिकारी से नहीं बल्कि हमेशा जो अपने लोअर लेवल पर जो भी एम्प्लॉयज़ काम करते हैं उनसे डिसीजन मतलब उनसे सलाह लेनी चाहिए, उनसे परामर्श करना चाहिए, ताकि क्योंकि हम सिर्फ एक टॉप लेवल का मैनेजमेंट प्लानिंग ज़रूर टॉप लेवल का मैनेजमेंट करता है, पर उसको एग्जीक्यूट करने में हमको मिडिल लेवल और लोअर लेवल की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। फिर दे रखा है प्रैक्टिकेबल होना चाहिए यानी व्यवहारिक होना चाहिए। प्लानिंग ऐसा नहीं है कि हमने प्लानिंग सिर्फ कागजी पन्नों पर तो उतार दी है, पर उसको एग्जीक्यूट, उसको प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंटेशन करने के लिए बहुत दिक्कत आए। एंड फिर लास्ट वन दे रखा है आपका ह्यूमन फेस होना चाहिए यानी मानव मुखी होना चाहिए। व्यवहारिक होने से ही अच्छा नहीं होता है, मतलब ह्यूमन फेस होना चाहिए, मानवीय मुख भी होना चाहिए। हमेशा जब भी आप प्लानिंग करो तो आपको ये ध्यान रखना है कि आपका मानव, उस प्लानिंग में मानव कल्याण यानी ह्यूमन वेलफेयर होना बहुत ज़रूरी है। ऐसा नहीं है कि आप दूसरों को नुकसान पहुंचाकर अपनी प्लानिंग को बेटर बनाकर आपके प्रॉफिट गेन करो आप। इसके साथ अब हम प्रिंसिपल्स देख लेते हैं प्लानिंग के प्रिंसिपल में सबसे पहला दे रखा है आपका प्रिंसिपल ऑफ ऑब्जेक्टिव। प्रिंसिपल ऑफ ऑब्जेक्टिव में दे रखा है आपके कि अगर आपके उद्देश्य स्पष्ट है तो पूरी प्लानिंग उन्हीं पर डिपेंड करती है, क्योंकि अगर उद्देश्य क्लियर है और प्रैक्टिकल है तो उनको लागू करने में कोई भी दिक्कत नहीं आ सकती है। सेकेंड वन है प्रिंसिपल ऑफ कंट्रीब्यूशन टू ऑब्जेक्टिव, यानी कि एक संस्था की प्रत्येक प्लानिंग या सब प्लानिंग में सबसे जो मेन इम्पॉर्टेंट जो कंट्रीब्यूशन होता है वो होता है कि हम अपने ऑब्जेक्ट को पूरा करने में किन किन का कंट्रीब्यूशन लेते हैं। ठीक है। थर्ड वन है आपका प्रिंसिपल ऑफ प्राइमेसी यानी कि ये दे रखा है कि आप तार्किक आधार पर प्रबंधकों को सर्वप्रथम नियोजन ही नहीं करना चाहिए, यानी कि अगर आप कोई भी नियोजन कर रहे हो तो उसमें ये देखना है आपको कि आप लॉजिकली चीज़ों को हैंडल करना सीख जाओ। आप सबसे पहले मतलब आपकी प्रेफरेंस क्या होगी उसके अकॉर्डिंग आप अपनी प्लानिंग को सेट कर सकते हो। फिर दे रखा है आपका प्लानिंग प्रेमाइसेस यानी अच्छी प्लानिंग के लिए मान्यताओं को यानी प्रेमाइसेस को जानना बहुत ज़रूरी है। प्रेमाइसेस को हम आगे पढ़ेंगे, आपको दे रखा है प्रेमाइसेस कितने टाइप्स की होती है, इंटरनल प्रेमाइसेस क्या होती है, एक्सटर्नल क्या होती है, वो हम इसी में आगे पढ़ेंगे। फिर दे रखा है आपका प्रिंसिपल ऑफ एक्यूरेट फोरकास्टिंग। नियोजन सही पूर्वानुमान के आधार पर किया जाता है। प्लानिंग का बेसिक मतलब यही है कि आप किस तरह से फोरकास्ट करते हो, अनुमान कैसा लगाते हो। फिर दे रखा है परवेसिवनेस यानी
कि आपकी संस्था में आप किस तरह से काम करते हो, प्रत्येक स्तर पर, प्रत्येक डिपार्टमेंट में आप सभी। इतना ही नहीं कि नियोजन सभी प्रकार के संगठनों के लिए आवश्यक है, हर जगह ये सर्वव्यापकता हर जगह चलता है। फिर है आपका प्रिंसिपल ऑफ एफिशिएंसी, यानी कि कार्य कुशलता में योगदान देने वाला होना चाहिए, यानी कम एफर्ट से हम ऑब्जेक्ट पूरा कर ले। फिर दे रखा है आपका लोचशीलता का सिद्धांत, यानी प्रिंसिपल ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी, यानी कि आप अपनी परिस्थितियों के अनुरूप चेंजेस कर सकते हो उसमें। फिर दे रखा है प्रिंसिपल ऑफ चेंजेस, यानी कि आप हमेशा समय समय पर उसमें कुछ भी घटना या फिर ऐसा कुछ भी आपने ऑब्जर्व किया हो जो आपको चेंज करना है, तो वो चेंज भी करना बहुत ज़रूरी है। फिर है आपका प्रिंसिपल ऑफ कमिटमेंट, प्रतिबद्धता का सिद्धांत, यानी कि आप अपने वचनों और दायित्वों को भी ध्यान में रखना है कि एक संस्था के प्रति एक मैनेजर कितना कमिटेड है। वो ग्राहक, एम्प्लॉयज, इन्वेस्टर, सप्लायर्स आदि के प्रकार आदि जो ये सारे जो एक्सटर्नल्स हैं, इनके लिए एक मैनेजर किन किन तरह से कमिटेड है, किन किन तरह से रिस्पॉन्सिबल है, वो भी ध्यान रखना है। फिर है प्रिंसिपल ऑफ लिमिटिंग फैक्टर्स, यानी कि सीमाकारी घटकों का सिद्धांत, यानी कि ये सिद्धांत इस बात को आकर्षित करता है कि प्रत्येक कार्य में अनेक विकल्प हो सकते हैं, किंतु हर विकल्प की बहुत सारी क्या होती है, लिमिट्स होती है, और उन लिमिट्स को हमको जब भी हम सिलेक्शन करें ऑप्शन का, तब हमको उन लिमिट्स को ध्यान में रखना है। फिर है प्रिंसिपल ऑफ पॉलिसी फ्रेमवर्क, यानी नीति निर्धारण का सिद्धांत, कि ये सिद्धांत ये बताता है कि संस्था के नियोजन को ठोस एवं प्रभावशाली बनाने के लिए सुदृढ़ नीतियों और कार्यक्रमों का होना बहुत ज़रूरी है। फिर है प्रिंसिपल ऑफ टाइमिंग, यानी कि टाइम जो होता है वो सबसे बड़ा और इम्पॉर्टेंट फैक्टर है, क्योंकि टाइम मैनेजमेंट का एसेंस होता है। टाइम को हम मान सकते हैं, क्योंकि एक बार टाइम निकल गया तो उसके बाद आप प्लानिंग और कभी भी नहीं कंप्लीट कर सकते। नेक्स्ट वन है आपका प्रिंसिपल ऑफ अल्टरनेटिव्स। अल्टरनेटिव्स का मतलब है कि भाई आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल है, अब उनमें से एक ऐसा ऑप्शन आपको चूज करना है जो आपके ऑब्जेक्ट को फुलफिल करने में हेल्प करे आपकी। फिर दे रखा है आपका प्रिंसिपल ऑफ कॉम्पिटिटिव स्ट्रेटजी, प्रतिस्पर्धात्मक सूचनाओं का सिद्धांत। यह सिद्धांत ये बताता है कि जब उस संस्था में बहुत सारे कंपटीशन हो तो उसमें ये ध्यान रखना है कि आपकी कॉम्पिटिटिव जो फर्म है वो किस तरह की टेक्निक यूज़ कर रही है, उनके बेस पर हमको अपनी स्ट्रेटजी और अपनी प्लानिंग करनी है। लास्ट वन दे रखा है आपका प्रिंसिपल ऑफ पार्टिसिपेशन, यानी कि ये बताता है प्लानिंग करते हैं जब भी हम, तब हमको तीनों लेवल पर इक्वल हमको सजेशन, डिसीजन सब एक साथ मिलकर लेना है, क्योंकि जब तक हमारा पार्टिसिपेशन इक्वल नहीं होगा तब तक हमारी एफिशिएंसी भी काम करने की इक्वल नहीं हो सकती है। ये थे हमारे प्रिंसिपल ऑफ प्लानिंग। अब आगे हम प्रोसेस देख लेते हैं। आइए, प्रोसेस एंड टेक्निक्स और स्टेप्स इन प्लानिंग। प्रोसेस बोल सकते हैं हम इसको। प्रोसेस का सबसे पहला जो स्टेप है वो है आपका एनालिसिस एंड इवैल्यूएशन ऑफ द एनवायरनमेंट। कि एक प्लानिंग जब भी हम करते हैं तो प्रबंधक पूरी संस्था का एनवायरनमेंट दो टाइप के होते हैं, इंटरनल और एक्सटर्नल। उन दोनों टाइप के एनवायरनमेंट को एनालाइज करता है और उसके बाद इवैल्यूएट करता है, ताकि कभी भी कोई कंपनी के एनवायरनमेंट पर थ्रेट और अपॉर्चुनिटीज़ का प्रोफाइल जितना भी हो वो प्रबंधक को पता चल सके। फिर दे रखा है इंटरनल अप्राइजल ऑफ द फर्म। स्वाट एनालिसिस आपने नाम सुना ही होगा। स्वाट का मतलब होता है, एस का मतलब होता है स्ट्रेंथ, डब्ल्यू का मतलब होता है वीकनेस, ओ का मतलब होता है अपॉर्चुनिटीज, टी का मतलब होता है थ्रेट। यानी कि एक संस्था को स्वाट एनालिसिस करना होता है, क्योंकि स्वाट एनालिसिस से स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटीज, थ्रेट्स तीनों चारों का हम स्टडी कर सकते हैं। तो सबसे पहला प्रोसेस का स्टेप था आपका एनालिसिस एंड एवेल्युएशन ऑफ द एनवायरनमेंट। सेकेंड वन था आपका इंटरनल अप्राइजल ऑफ द फर्म। थर्ड प्रोसेस का स्टेप है आपका सेटिंग ऑब्जेक्टिव, यानी कि नियोजन जब प्लानिंग करते हैं तो सबसे पहले हमको क्या करना है, अपने ऑब्जेक्ट, अपने उद्देश्य सेट करना है। फिर उसके बाद हम चौथे स्टेप में पढ़ेंगे कि स्टेब्लिशिंग प्लानिंग प्रोमाइसेस, यानी कि नियोजन की मान्यताओं का निर्धारण करना, कि वास्तव में हम किन सीमाओं के अंदर रहकर काम कर सकते हैं, कितनी लिमिट्स होती है हमारी, वो सब कुछ।
फिर आपका दे रखा है डिस्कवरिंग अल्टरनेटिव्स प्लान, वैकल्पिक योजनाओं की खोज करना। हमको ये देखना है कि हमने जो नियोजन किया है वो हमारे लिए उसके पास पॉसिबल अल्टरनेटिव्स कितने हैं वो हमको फाइंड करने होंगे। जब हम फाइंड कर लेंगे फिर नेक्स्ट स्टेप आता है आपका एवेल्युएटिंग अल्टरनेटिव्स, यानी हमने जब फाइंड किया है उनमें से जो भी हमको बेस्ट लगा है, जो भी हमने फाइंड किए हैं अल्टरनेटिव्स, उन सबको क्या करना है, इवेल्युएट करना है कि कौन सा बेस्ट है, कितना इक्विपमेंट है, कितना टेक्निक्स है उसमें, कितना टाइम जाएगा, कितनी एफिशिएंसी लेगा ये ऑप्शन। तो उस हिसाब से हम उसको इवेल्युएट करेंगे। एंड उसके बाद इवेल्युएट करने के बाद सेलेक्टिंग अप्रोप्रिएट अल्टरनेटिव्स, यानी समुचित विकल्प का चयन करना है हमको। देन उसके बाद आपको करना है फॉर्मुलेटिंग एक्शन प्लान्स, यानी कि कार्य योजनाओं का निर्धारण करना है, निर्माण करना है कि हमने जो अल्टरनेटिव्स चूज किया है उसके बेस पर हमको क्या करना है, फॉर्मुलेट करना है अपने एक्शन प्लान को। फिर आगे आता है आपका एलोकेटिंग रिसोर्सेज, यानी संसाधनों का आवंटन करना, यानी कि जब हम प्लानिंग कर ही रहे हैं तो हम अपने एक्शन प्लान को फॉर्मुलेट करने के बाद एक सीधा सा मतलब इस पॉइंट का है कि हमको बजट देना है, बजटिंग करना है कि योजना प्लान से कितना क्या मिलेगा, कितना एक्सपेंस होगा, स्पष्ट डिटेल सब कुछ देना है कि कितनी, और वो सारा कुछ हमको किस फॉर्मेट में देना है, करेंसी फॉर्मेट में, हमको डिजिटल फॉर्मेट में, मॉनेटरी फॉर्मेट में देना है हमको। फिर दे रखा है आपका इम्प्लीमेंटिंग द प्लान। उसके बाद बजट अलोकेट हो जाने के बाद हमको क्या करना है, उस प्लान को इम्प्लीमेंट करना है। देन लास्ट है आपका फॉलोअप, यानी कि ये प्लानिंग की पूरी प्रोसेस का लास्ट स्टेप दे रखा है। इसमें ये होता है कि आप अपनी जो हमने प्लान इम्प्लीमेंट किया है उसके रिजल्ट को और हमारे प्लानिंग के जो ऑब्जेक्ट है, जो गोल्स है, उनको रिलेट करते हुए दोनों को आपस में कंपेयर करते हैं और कहाँ क्या कठिनाई, क्या डिफिकल्टीज, क्या प्रॉब्लम रही है, वो सारी चीज़ें हम उसमें डिस्कस करते हैं। अब इसके बाद हम प्लानिंग प्रीमाइसेस पढ़ते हैं। प्लानिंग प्रीमाइसेस होता क्या है? जब किसी संस्था में दीर्घकालीन नियोजन किया जाता है तो उस नियोजन को संस्था के बाहर कई तत्वों और दशाओं को ध्यान में रखना होता है तथा इनके संबंध में कुछ मान्यताएं निर्धारित करनी होती है। उन्हें नियोजन की मान्यताएं यानी प्लानिंग प्रीमाइसेस कहा जाता है। यानी कि जब भी हमको लॉन्ग टाइम के लिए हमको प्लानिंग करना है तो उस टाइम में हमको क्या करना होता है, हम अपनी पूरी संस्था को क्या करते हैं, एनालाइज करते हैं। तो जब भी हम एनालाइज करते हैं तो कुछ अपनी अजम्पशन, कुछ अपनी प्रीमाइसेस को फिक्स करना होता है स्टैंडर्ड, कि हम इनसे बाहर जाकर काम नहीं करेंगे, ठीक है। तो वो हमारी होती है प्लानिंग प्रीमाइसेस। अब प्लानिंग प्रीमाइसेस क्यों ज़रूरी है, इसके 3 पॉइंट्स में ही मैंने डिस्क्राइब किया है आपको यहाँ पर। इंटीग्रेशन इन प्लानिंग, यानी कि प्लानिंग नियोजन में एक रूपता लाने के लिए, यानी प्लानिंग का जब भी हम फॉर्मेट देखते हैं तो जब भी हमको इंटीग्रेशन लाना होता है तब हम प्लानिंग प्रीमाइसेस यूज़ कर सकते हैं वहाँ पर। सेकेंड है आपका फोकस ऑन एक्सटर्नल सिचुएशन, यानी मैंने पहले ही बताया है इसमें कि इसमें जब भी हम प्लानिंग करते हैं तो संस्था के बाहर यानी एक्सटर्नल फैक्टर्स में कितना अफेक्ट हो रहा है, तो उन सब चीज़ों को देखने के लिए। एंड थर्ड है असिस्टेंस इन फॉर्मुलेशन ऑफ एड स्कीम, यानी कि आप अपनी सहायक योजनाओं के निर्माण में कितना बड़ा सहायता मिल सकती है इस प्रीमाइसेस से। अब आगे हम प्लानिंग प्रीमाइसेस के टाइप्स पढ़ लेते हैं। इसको हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है, इंटरनल और एक्सटर्नल। इंटरनल का मतलब ये होता है कि जो संस्था के जैसे गोल्स है, प्रोग्राम, पॉलिसीज, इन सबको फिक्स करना, इन सबको डिसाइड करना होता है, जो हमारी होती है इंटरनल प्रीमाइसेस। और एक्सटर्नल प्रीमाइसेस में क्या आएगी कि जैसे कंट्री का इकोनॉमिकल और बिजनेस एनवायरनमेंट, कंट्री के पॉलिटिकल सिचुएशन, कल्चरल एक्टिविटी, सोशल बैकग्राउंड, मार्केट की नॉर्मल कंडीशन क्या है, लोगों का क्या मेंटालिटी है, इंडस्ट्रियल ग्रोथ कैसा हो रहा है, वो सारी चीज़ें आती है एक्सटर्नल प्रीमाइसेस में। आगे देखते हैं हम टाइप्स ऑफ प्लानिंग। प्लानिंग के टाइप्स को हमने 8 पार्ट में डिवाइड किया है, 8 पार्ट में। सबसे पहला पार्ट है आपका कॉर्पोरेट, फिर है लॉन्ग रेंज, मीडियम, शॉर्ट रेंज, फिर है स्ट्रेटेजिक प्लानिंग, टैक्टिकल प्लानिंग, ऑपरेशनल प्लानिंग एंड प्रोजेक्ट प्लानिंग, ठीक है।
तो स्टार्ट करते हैं। कॉर्पोरेट प्लानिंग क्या होता है? कॉर्पोरेट प्लानिंग यानी संस्था के सभी कार्य के लिए दीर्घकालीन नियोजन को कॉर्पोरेट प्लानिंग यानी लॉन्ग टर्म के लिए जब भी हम प्लानिंग बनाते हैं तो वो हमारी होती है कॉर्पोरेट प्लानिंग। उसमें हम क्या क्या डिसाइड करते हैं? ऑब्जेक्ट तो सेट करते ही है, ऑब्जेक्ट को फुलफिल करने के लिए तो काम करते हैं, उसके साथ हम क्या करते हैं? अपनी स्ट्रेटजी, अपनी पॉलिसीज, अपनी प्रोसीड्यूर, अपने सिस्टम, इन सब का भी हम डिसीजन वहीं लेते हैं। उसके बाद आपको दे रखा है लॉन्ग रेंज। सेकंड पॉइंट है आपका टाइप लॉन्ग रेंज प्लानिंग, यानी कि ये कम से कम यानी 5 साल से ज़्यादा का होता है और कम से कम 25-30 साल तक का हो सकता है। इसमें ये होता है कि आप फ्यूचर को ध्यान में रखकर डिसीजन लेना है आपको, क्योंकि इसमें 5 से 25-30 साल तक का रेंज दे रखा है। इसके बाद आपको थर्ड दे रखा है मीडियम रेंज, यानी कि 1 साल से लगाकर 3 साल, 1 साल से लगाकर 1 साल से तो ज़्यादा तथा 3 वर्षों से कम अवधि के लिए, यानी 1 से ज़्यादा और 3 साल से कम टाइम के लिए अगर हम कोई भी प्लानिंग करते हैं तो उसको बोलते हैं मीडियम रेंज प्लानिंग। फिर फोर्थ है आपका शॉर्ट रेंज प्लानिंग, यानी ये बहुत कम टाइम के लिए प्लानिंग होती है, इसलिए जैसे 1 वीक के लिए, एक ईयर के लिए, 1 महीने के लिए, ऐसी प्लानिंग। फिर आपको दे रखा है स्ट्रेटेजिक प्लानिंग। स्ट्रेटेजिक प्लानिंग में ये दे रखा होता है कि ये एक स्ट्रेटेजी, यानी आर्मी से लिया गया है वर्ड है, यानी जो हम युद्ध जीतने के लिए जो भी हम करते हैं ना, वो सारी चीज़ें इसमें आती है। रिसोर्सेज एक्सपेक्टेड टू बी अवेलेबल, यानी कि इसका सीधा सा मतलब यही है कि आप जब भी स्ट्रेटेजिक प्लानिंग कर रहे हो तो आप अपनी संस्था के लिए कितने रिसोर्सेज अवेलेबल करवा सकते हो लॉन्ग टाइम के लिए और किस टाइप से करवा सकते हो। फिर आपका दे रखा है टेक्टिकल प्लानिंग, यानी कि इसमें इस बात का निर्धारित किया जाता है कि कौन कौन से उद्देश्य यानी ऑब्जेक्ट पूरे करेंगे, जबकि रणनीतिक यानी टेक्टिकल प्लानिंग को निर्धारित करने में अन्य उन कार्यों को किस प्रकार से कंप्लीट करना है। हमको बहुत सारे काम होते हैं, हमको ये देखना है इस टेक्टिकल प्लानिंग में कि हम उन काम को कैसे कंप्लीट करेंगे। उसके बाद आपका दे रखा है ऑपरेशनल प्लानिंग, यानी कि आप उन क्रियाओं और तरीकों को निर्धारित करने हेतु जिनके माध्यम से संस्था या संगठन के परिचालनों के उद्देश्य को पूरा कर सकते हैं, उन चीज़ों में आप कैसे अपने कंटिन्यू करेंगे। फिर दे रखा है आपका प्रोजेक्ट प्लानिंग, यानी कि परियोजना किसी भी बड़े कार्य या योजना के विशिष्ट चरण को पूरा करने के लिए बनाई गई उप योजना है। अतः परियोजना नियोजन एक उप नियोजन है। इसमें यह ध्यान रखना है आपको कि आप ऐसे नियोजन में उन क्रियाओं को संपन्न करने के लिए कौन से रिसोर्सेज, कौन से बजट को किस तरह से एलोकेट करते हो। इसी के साथ हमारा टाइप्स ऑफ प्लानिंग ख़त्म होता है। अब हम आगे देखते हैं कि प्लान होता क्या है। ठीक है, प्लान देखो, फ्यूचर में सभी जो भी हम काम करते हैं, काम फ्यूचर में किए जाने वाले कार्यों या अपनाए जाने वाले कार्य पथों को ही योजना कहते हैं। प्लान किसको कहते हैं? कि जो हम फ्यूचर में करने वाले हैं, जिसके लिए हम प्लान करते हैं, जिसके लिए हम सोचते हैं, वो हमारा क्या होता है? फ्यूचर प्लानिंग। अब प्लानिंग को भी हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। एक है स्टैंडिंग प्लानिंग, सेकेंड है सिंगल यूज प्लानिंग। स्टैंडिंग प्लानिंग यानी स्थायी योजना, जो लंबे टाइम तक यूज़ कर सकते हैं हम उनको, ठीक है, जिनका यूज़ हम बहुत बार बार हम कर सकते हैं, उनको हम बोलते हैं स्टैंडिंग प्लानिंग। और सिंगल यूज़ प्लान यानी एक बार जो प्लान बनाया है उसको एक ही बार यूज़ कर सकते हैं, लॉन्ग टर्म के लिए उसका यूज़ नहीं कर सकते, बार बार उसी प्लान को यूज़ नहीं कर सकते। अब देखते हैं स्टैंडिंग प्लानिंग में क्या क्या आते हैं। जैसे ऑब्जेक्टिव है, स्ट्रेटजी, पॉलिसीज, रूल्स, प्रोसीड्यूर, मेथड, स्टैंडर्ड। सिंगल यूज प्लान में क्या आते हैं आपके? स्केड्यूल, प्रोग्राम, बजट और प्रोजेक्ट्स। आगे हम देखते हैं कंपोनेंट्स और एलिमेंट्स ऑफ प्लानिंग। कंपोनेंट्स कौन कौन से प्लानिंग के? ऑब्जेक्टिव, पॉलिसीज, सिस्टम, स्टैंडर्ड, बजट, प्रोजेक्ट, स्ट्रेटजी, प्रोसीड्यूर, रूल्स, प्रोग्राम, स्केड्यूल, टेक्टिक्स, ये सारे हमारे कंपोनेंट्स हैं। क्या होते हैं ऑब्जेक्टिव? ऑब्जेक्टिव वो होते हैं जो हम डिसाइड करते हैं कि हमको ये गेन करना है, हमारे गोल को अचीव करने के लिए जो भी हम एफर्ट्स लगाते हैं
वो सारे कन्वर्ट हो जाते हैं। पॉलिसीज़ यानी कि हम अपनी पॉलिसीज़ बनाते हैं, स्ट्रेटजीज़ बनाते हैं कि हम किस तरह से अपना काम ले सके उनसे। फिर है आपका सिस्टम, यानी कि सिस्टम किस तरह से काम करेगा, कैसे काम करेगा, ये सारी चीज़ें। तो ये कंपोनेंट्स वैसे मैंने पूरे चैप्टर में डिटेल दे दी है। आगे वाले टॉपिक्स में देखो ऑब्जेक्टिव क्या होता है, पॉलिसीज़ क्या होती है, सिस्टम, प्रोसीड्यूर, स्टैंडर्ड, बजट, प्रोजेक्ट्स, स्ट्रेटजी क्या होती है, प्रोसीड्यूर क्या होता है, रूल्स, टेक्निक्स, ये सारे हमारे प्लानिंग के एलिमेंट्स हैं। अब हम पढ़ते हैं टूल्स और टेक्निक्स ऑफ प्लानिंग, टूल्स एंड टेक्निक्स ऑफ प्लानिंग, नियोजन के उपकरण एवं तकनीक। देखो कि नियोजन करने व उसे क्रियान्वयन करने में कौन कौन से टेक्निक्स और टूल्स यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहला है फोरकास्ट करना, यानी पूर्वानुमान करना। कि पूर्वानुमान वह तकनीक है जिसमें हम भूतकाल की घटना और वर्तमान की परिस्थितियों का विश्लेषण करके पास्ट को और प्रेजेंट को देखते हुए हम फ्यूचर को डिसाइड कर सकते हैं। एस्टिमेट, डिसाइड नहीं, एस्टिमेट लगा सकते हैं हम कि हम किस तरह से उनका अनुमान लगा सकते हैं वो। और हमने इसको दो पार्ट्स में डिवाइड किया है। सबसे पहला है आपका क्वांटिटेटिव एंड सेकेंड है आपका क्वालिटेटिव। क्वांटिटेटिव का मतलब ये होता है कि पूर्वानुमान करने के लिए जानकार व्यक्तियों की राय और विवेक का उपयोग किया जाता है। और क्वांटिटेटिव का मतलब होता है कि हम फैक्ट्स लेते हैं, डेटा लेते हैं, वो सब कुछ। सेकेंड टूल्स एंड टेक्निक है आपका बजट। बजट हम अपनी छोटी से छोटी दिनचर्या में भी हम क्या करते हैं, बजट बनाते हैं। अगर हमको कहीं 100 रुपये मिले हैं दिन के, तो हम उस 100 रुपये को कैसे खर्च करेंगे वो भी हम पहले बजट डिसाइड करेंगे कि हम 10 रुपये वहाँ खर्च करेंगे, 10 रुपये वहाँ खर्च करेंगे। तो प्लानिंग करते टाइम हमको बजट में ये देखना है कि हमको जितना बजट पैसा मिल रहा है हम वो कहाँ कितना पैसा कितना खर्च कर रहे हैं। थर्ड है आपका ब्रेक इवन एनालिसिस, यानी कि जहाँ पर एक ये ऐसी टेक्निक है जहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, अपनी जो भी यूनिट्स है, सेल्स यूनिट है, उनको और हमारा जो प्रॉफिट अप्रोप्रिएशन है, प्लानिंग है, हम उनको सेट कर सकते हैं। यानी कि सीधा सा मतलब ब्रेक इवन एनालिसिस टेक्निक वो है जिसमें कॉस्ट, सेल्स की क्वांटिटिव, प्राइस और प्रॉफिट तीनों में हम क्या करते हैं, चारों में हम अपना रिलेशन देखते हैं और रिलेशन के बेस पर हम प्लानिंग करते हैं। इसका जैसे फॉर्मूला भी दे रखा है कि टोटल फिक्स्ड कॉस्ट अपॉन वेरिएबल कॉस्ट अपॉन प्राइस माइनस वेरिएबल कॉस्ट। ठीक है, पर यूनिट प्राइस माइनस वेरिएबल कॉस्ट। इसके बाद हम देखते हैं मार्जिनल एनालिसिस, यानी कि इसमें क्या होता है कि इस तकनीक के अंतर्गत प्रबंधक सर्वप्रथम किसी नियोजन निर्णय पर आने वाली अतिरिक्त लागत और उससे प्राप्त होने वाली अतिरिक्त आय का अध्ययन करते हैं। यानी एक्स्ट्रा जितनी भी यूनिट आती है उसकी कॉस्ट और उसकी इनकम को ध्यान देते हैं। फिर फिफ्थ है आपका लीनियर प्रोग्रामिंग, यानी कि एक ऐसी गणितीय यानी मैथमेटिकल टेक्निक है जिसमें जो सीमित संसाधनों का एक क्रिया के विभिन्न क्रियाओं में अधिकतम कुशलता के साथ आवंटित करने में प्रबंधकों को हेल्प करती है। फिर आपका दे रखा है इसमें वेटिंग लाइन और क्वीइंग थ्योरी, यानी कि ये सिद्धांत इस मान्यता पर आधारित है कि देरी करना महंगा पड़ता है। किसी भी संस्था को अपने ग्राहकों को माल और सेवा के बिना किसी आवश्यक प्रतीक्षा करवाए या देरी करवाने से उपलब्ध कर देनी चाहिए। ये एक ऐसी टेक्निक्स है जो वेटिंग लाइन रखने की लागत के विरुद्ध प्रतीक्षा बनाए रखने, मेंटेन करने की लागत में संतुलन स्थापित करता है। यानी सीधा सा मतलब ये है कि इसमें इस बात का प्लानिंग किया जाता है, डिसीजन लिया जाता है कि कस्टमर को वेटिंग लाइन में खड़े रहने दिया जाए या वेटिंग लाइन में खड़े लोगों को उचित अवधि में सेवा दी जाए। ठीक है, ताकि उन दोनों स्थितियों में कस्टमर उस फर्म की तरफ ही बना रहे। फिर आपका नेक्स्ट दे रखा है पर्ट और CPM। पर्ट का मतलब होता है प्रोग्राम इवैल्यूएशन एंड रिव्यू टेक्निक और CPM का मतलब होता है क्रिटिकल पाथ मेथड। ये दोनों ही बहुत कॉम्प्लेक्स टेक्निक्स हैं जिसमें नेटवर्क क्योंकि इसमें हमेशा जो कागज पर जो नेटवर्क जो ड्रॉ बनाए जाते हैं उनके हिसाब से घटनाएं कितनी हो रही है उन सब के हिसाब से बनाया जाता है।
लास्ट है आपका, इसमें ये देखा जाता है, हाँ PERT और CPM में ये देखा जाता है कि आपको एक इंसिडेंट और एक एक्टिविटी पर कितना टाइम लग रहा है, ठीक है, आपका पाथ कितना है, आप कितने टाइम में उस एक्टिविटी से बाहर आ रहे हो। एंड लास्ट वन दे रखा है थ्योरी ऑफ प्रोबेबिलिटी, यानी कि इस सिद्धांत को ये मान्यता आधारित है कि प्राय घटनाएं और निर्धारित कार्यक्रम एक क्रम में ही घटित हो तभी वो सही होता है, यानी कि भूतकालीन घटनाओं के आधार पर भविष्य की घटनाओं का अनुमान लगाया जा सकता है। भूतकाल की जो भी, पास्ट की जो भी इंसिडेंट्स हैं उन सब की डेटा कलेक्ट करो और उनका एनालाइज करके हम फोरकास्ट कर सकते हैं। ये थी हमारी टूल्स और टेक्निक्स प्लानिंग के। अब इसी के साथ हमारी आज की क्लास हम यही ख़त्म करते हैं। थैंक यू।